हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज अपन शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन क्या होता है, सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अपन पढ़ेंगे वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर। तो सबसे पहले मोशन इन प्लेन समझना है। तो इससे पहले अपन ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन से क्या मतलब कि आपका कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी बॉडी एक ही लाइन में मोशन करेगी, या तो आगे मोशन होगी या फिर पीछे होगी। वो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? या फिर आपकी मोशन ऊपर होगी या फिर नीचे होगी, मतलब एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रही थी, इसलिए बोला था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या बोला था? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ऐसे पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन में सिंपली मान लो आपने एक बॉल को थ्रो कर दिया, किसी पर्टिकुलर एंगल पे बॉल को क्या कर दिया? थ्रो कर दिया। लेट्स से u वेलोसिटी से बॉल को थीटा एंगल पे फेंक दिया, तो बॉल आपकी ऐसे जाएगी, नीचे हिट करेगी। करेगी नहीं करेगी? देखो, बॉल आपकी ऊपर भी जाएगी और इस डायरेक्शन में भी जाएगी, मतलब x में भी जा रही है और y में भी जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये इस पूरे xy प्लेन, इसे बोला जाता है xy प्लेन, इसलिए बोला जाता प्लेन इन मोशन। इस पूरे व्हाइट बोर्ड के प्लेन में बॉल ऐसे मूव कर रही है, इसलिए बोला गया प्लेन, मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। आप क्या सोच रहे थे? प्लेन में बैठ के मोशन करो, मोशन इन प्लेन, है ना? नहीं, मोशन इन प्लेन का ये मतलब था। क्या समझ में आया नहीं आया? मोशन इन प्लेन अच्छे से देखो। अब इसमें पर्टिकुलर किसी टाइम पे देखो, अभी इस एंगल पे मान लो थीटा 60 डिग्री पे, थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, कुछ टाइम बाद वेलोसिटी ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, कुछ टाइम बाद वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी। वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, हर टाइम ये वेलोसिटी कहीं ना कहीं डायरेक्शन बदल रही है। यूं समझो तो स्पीड डायरेक्शन के साथ है, मतलब वेलोसिटी बन गई। तो वेक्टर क्वांटिटी पढ़ना बहुत जरूरी है, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ना बहुत जरूरी है। उसमें 3rd चैप्टर में आपने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारी चीजों के बारे में आपने नॉलेज लिया था। उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में 3 इक्वेशन थी मोशन की, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u t प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये चीजें आपको याद होगी। उसके बाद अपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके फिजिकल क्वांटिटी होगी। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी के पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और उसके पास यूनिट होगी। लेट्स से मैं बोलूं 5 kg, इस देखो 5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg क्या है? यूनिट है। तो कहीं ना कहीं ये मास बन गया। तो मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जिसको मेजर किया जा सके। ओके, अब मैं बात कर रहा था कि 2nd चैप्टर का फटाक से आप रिवीजन कर लेना। 2nd चैप्टर में मैंने आपको एरर पढ़ाई थी, डायमेंशन एनालिसिस पढ़ाया था, पूरा डिटेल में पढ़ लेना, क्या उसके लिमिटेशन है। सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाया था आपको, और पैरेलैक्स मेथड अगेन इंपॉर्टेंट है, तो ये टेस्ट में पूछे जाएंगे। इस तरीके से अपने आप को तैयार करना, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन वेक्टर कि वेक्टर की क्या जरूरत पड़े। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो बढ़िया से, वेक्टर डिटेल में पढ़ेंगे। वेक्टर और स्केलर का एक बार तो मैंने आइडिया दे दिया आपको 3rd चैप्टर में, लेकिन वेक्टर क्या होता है एंड स्केलर क्या होता है। देखो, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं एक एग्जांपल से शुरू करूंगा कि अगर मैं बोलूं एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को कि यहां से, मेरे से जहां मैं खड़ा हूं, यहां से 5 मीटर डिस्टेंस पे सोना है। क्या है? सोना, गोल्ड है। तो वहां पे तुम गड्ढा खोद के सोना निकाल दो। तो बच्चा आया मेरे पास, बढ़िया से उदाले लेके फटाक से शुरू हो गया, 5 मीटर जाके उसने खोदना शुरू किया, लेकिन कुछ नहीं निकला। वो निराश हो गया। फिर बोला सर आपने तो बोला था 5 मीटर। फिर मैंने बोला इधर, मैंने थोड़ा ही बोला, हो सकता है इधर। तो उसने देखो डायरेक्शन बदली। समझने की कोशिश करना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से 5 मीटर यहाँ पे उसने गड्ढा खोदा, कुछ नहीं मिला। 5 मीटर इधर भी हो सकता है ना? यस और नो? क्या 5 मीटर इधर भी हो सकता है? यस। 5 मीटर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। 5 मीटर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। हो सकता है नीचे हो 5 मीटर, हो सकता है, मतलब एक पूरे सर्कल में सारे पॉइंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी कि मेरे को डायरेक्शन बताना जरूरी था कि देखो ये वाली ईस्ट डायरेक्शन है
ऊपर वाली नॉर्थ डायरेक्शन है तो मेरे को बोलना चाहिए कि आप ईस्ट में 5 मीटर खोदो, तभी आपको मिलेगा। इस तरीके से आपको 5 मीटर के साथ साथ डायरेक्शन जरूरी है, मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ी, इसलिए अपन ने पढ़ा वेक्टर। क्या पढ़ा? वेक्टर। आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, आपको डायरेक्शन भी चाहिए। ओहो, चलिए, तो वेक्टर क्या होता है? क्वांटिटी, वेक्टर की डेफिनेशन समझो। द क्वांटिटी which require magnitude, direction and obey vector law of addition, ये भी खास बात है। या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं, obey some specific law of addition, मतलब कुछ रूल फॉलो करेगा। पहले मैंने डेफिनेशन बताई थी कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस सम लॉ को भी ओबे करना चाहिए। क्या ये मेरी बात समझ में आई नहीं आई? उससे बोला जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल के तौर पे आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट, आप बोल सकते हो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। अच्छा, ये हुआ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या हुआ? वेक्टर क्वांटिटी। तो फिर सर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी बहुत ही सिंपल है। स्केलर क्वांटिटी रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड, या फिर रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड ओनली, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने बोला था 5 kg मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। एक और खास बात बताऊं, यूनिट भी जरूरी है, तभी कोई फिजिकल क्वांटिटी प्रॉपर होगी। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ये न्यूमेरिकल वैल्यू को ही तो मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड ओनली। एग्जांपल, डिस्टेंस है, तुम्हारी स्पीड है, ठीक है, और बहुत सारे एनर्जी है, मास है, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। क्या समझ में आया नहीं आया? तो ये थे, मैं 2 स्टेटमेंट बोल रहा हूं। अगर थ्योरी से किसी को समझ में नहीं आया ना, 2 स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट, क्लियरली सुनो। ए कार इज मूविंग विथ 50 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड एग्जाम्पल सुनना, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। ए कार इज मूविंग विथ 50 किलोमीटर पर आवर इन अ नॉर्थ डायरेक्शन। ओहो, मैंने क्या बोला? 50 किलोमीटर पर आवर, और किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में, प्लस डायरेक्शन गिवन है। इससे क्या समझा कि पहले वाली चीज में 50 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे में भी है, लेकिन इसमें डायरेक्शन है। मतलब पहली वाली चीज स्पीड है। पहली वाली चीज आपके पास क्या है? स्पीड। पहले वाली चीज क्या है? स्पीड। और दूसरी वाली में डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, मतलब ये कहीं ना कहीं वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या क्लियर है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये हो गया एग्जाम्पल के थ्रू वेक्टर एंड स्केलर का एक्सप्लेनेशन। चलिए, कभी कभी पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है डिफरेंस? देखो, स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड ओनली, मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड, सेकेंड डायरेक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, उसके बाद खास बात, obeys some specific laws, obeys vector law of addition, vector law
ऑफ एडिशन। ये वाला बहुत जरूरी है। अगर किसी के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो जरूरी नहीं वो वेक्टर हो, ये भी होना जरूरी है। तीनों पॉइंट हो गए तभी वो वेक्टर होगी। इसमें एडिशन कैसे करोगे? सिंपल, जैसे अलजेब्रा में सम करते हैं ना, 5 किलो प्लस 5 किलो कितने हो गए? 10 किलो। ऐसे 5 किलो प्लस 5 किलो कितने हो जाएंगे? 10 किलो। सिंपली ऐसे। क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? लेकिन इसमें कुछ लॉज होते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा एडिशन, वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं। कुछ ट्रायंगल लॉ होगा, पैरेललोग्राम लॉ होगा, मैं लॉ आगे सिखाऊंगा। अभी तुम वेक्टर के बारे में जितना बोल रहा हूं उतना सिखाओ। इसमें ऑर्डिनरी ऐसा लिख सकते हो, एलजेब्रिक सम, एलजेब्रिक एडिशन में वेक्टर, इसमें स्केलर में क्या करोगे? सिर्फ एलजेब्रिक सम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये हो गया वेक्टर। डिफरेंस क्या हो गया स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी में? ठीक है। डिफरेंस के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, नोट लगा, all vector quantities have magnitude plus direction, but all quantities that have magnitude plus direction are not vector quantity, are not vector quantity। क्या मेरी बात समझ में आएंगे? फिर से सुनना कि all vector quantities that have magnitude plus direction, all vector quantities have magnitude plus direction, but all quantities that have magnitude plus direction are not vector quantity। सर क्या बोल रहे हो? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, फिर भी वेक्टर नहीं होगा? हाँ सुनना, अच्छे समझने की कोशिश करना। एक एक्सेप्शन है, ये वाला पॉइंट नोट कर लेना, पोज करके ये वाला पॉइंट नोट कर लेना। एग्जांपल देखो इसका, कि अगर आपके पास 3 एम्पियर इस साइड से करंट आ रहा है और 4 एम्पियर इस साइड से करंट आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 एम्पियर। क्योंकि इस साइड से 3 आ रहा है, इस साइड से 4 आ रहा है, यहाँ पे जंक्शन है, 3 4 मिलके कितने हो जाएंगे? 7 एम्पियर। इजीली समझ में आ रहा है? ये 3 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, तो मिलके कितना हो गया? 7 एम्पियर। अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता, सोचो ये 3 एम्पियर और 4 एम्पियर नीचे होता है, तो आपको पता है कि यहाँ पे कितना होना चाहिए? यहाँ पे जब 1 एम्पियर आना चाहिए ना इस डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन इधर उधर करो तो इस वाले रिजल्टेंट में भी चेंज होगा। देखो 3 और 4 मिला के कितने बन रहे थे? 7। लेकिन अब की बार 3 और 4 देखो, 3 इधर है, 4 इस तरफ है, इसका मतलब इस साइड से 1 आया होगा, 3 इस साइड से, 1 इस साइड से, तभी मिलके 4 जा रहा होगा ना। क्या समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? मतलब स्केलर क्वांटिटी, ये करंट होता है ना, करंट, इसके पास डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक करंट, कैसा करंट? इलेक्ट्रिक करंट जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, पर वेक्टर लॉ एडिशन फॉलो नहीं करता। पर प्रॉब्लम क्या है? ये वाली वेक्टर लॉ एडिशन, मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये फॉलो नहीं करता। करंट है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। सर क्या होते हैं लॉ बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी आज की क्लास में तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करते, इसलिए करंट, इलेक्ट्रिक करंट टेंसर क्वांटिटी होती है। 3 टाइप की क्वांटिटी होती है, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। अब टेंसर ऐसे बताता हूं, अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को अपन स्केलर मान के चलते हैं, क्योंकि वेक्टर, जो भी क्वांटिटी वेक्टर होगी वो तो ये लॉ फॉलो करना ही पड़ेगा तभी वेक्टर होगी। तो अपने सिलेबस में टेंसर नहीं है, इसलिए करंट को भी स्केलर मान के चलते हैं। क्या मान के चलता है? स्केलर। कोई बोले तो बता देना टेंसर होता है, बट अपने सिलेबस में टेंसर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए स्केलर मान के।
क्या समझ में आया नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ते कि वेक्टर सर वेक्टर सर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो नेक्स्ट हेडिंग होगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी या फिर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? देखिए, आपको ये डायरेक्शन का साइकिल याद होना चाहिए। ये होता है ईस्ट, ई फॉर ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये चीज याद होनी चाहिए। किसी भी प्लेन में बोर्ड में ऐसे पेपर पे ऐसे बनाया जाएगा, इस डायरेक्शन को ईस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, उधर वेस्ट। कोई गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर से साउथ में जा रही है, मतलब वो नीचे की तरफ जा रही है, और दूसरी गाड़ी ईस्ट में जा रही है, तो एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। आपको ये साइकिल याद होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखें कि इसका एक और यूज होता है कैसे। अगर मैं बोलूं कि कोई वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है कि मान लो वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी के ऊपर ऐसे एरो दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? एरो। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके ऊपर एरो क्या दिखा रहा है कि ये वाली चीज है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। यस और नो? मान लो ऐसे कर रखा है एफ और ऊपर एरो है, मतलब ये कोई ना कोई वेक्टर क्वांटिटी है। क्या समझ में आया नहीं आया? यस और नो? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है बोल्ड लेटर, ऐसे वी को बोल्ड बना। पर अपने लिए बोल्ड बनाना मुश्किल हो जाएगा ना, किसी की पेन अच्छी नहीं चल रही है तो बोल्ड नहीं बना, तो क्या पता चलेगा ये वेक्टर होगा। कई बार ये बोल्ड लेटर होता है, बोल्ड, इसको क्या कर दो? बोल्ड कर दो, तो भी वेक्टर होगा। लेकिन अपन जनरली ये पढ़ेंगे कि वी के ऊपर क्या कर दो? एरो कर दो। कोई जरूरी नहीं वी हो, जैसे आपके पास ऐसा रिलेशन है तो ए के ऊपर ऐसे एरो, ए के ऊपर क्या कर देना? एरो, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब समझो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड क्या कैसे लिखा जाता है? ऐसे फोर्स है एफ, तो इसका मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू, इस मैग्नीट्यूड को और बोला जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। कैसी वैल्यू? एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ एफ वेक्टर क्या होगी? सिंपली मोड ऑफ एफ। मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा? मोड। क्या कर देना है? उस चीज का मोड ले लेना है। डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। कैसी वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू। आगे बढ़ते कुछ इक्वेशन कराता हूं कि मान लो वेक्टर में एक और चीज होती है ऐसे एरो से, ये जैसे मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, एरो दिखा रहा है। तो ये जो पीछे होती है ना, उससे बोला जाता है टेल, और जहां एरो दिख रहा है इससे बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। और ये हेड ही तो डायरेक्शन बताता है ना, देखो इस डायरेक्शन में, तो ये हेड बताता है आपको डायरेक्शन। हेड क्या बताता है आपको? वेक्टर की डायरेक्शन, कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, हेड इस तरफ है। ओके, एक और खास बात, ये टेल हुई, हेड हुई, जो ये लेंथ हुई ना, इस एरो की लेंथ, इस एरो की जो लेंथ है ना, इस एरो की ये लेंथ है ना, ये वाला बताएगा मैग्नीट्यूड। एरो की लेंथ क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। एरो की लेंथ आपको क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एरो की लेंथ क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। बहुत बढ़िया, एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड दिखाना होता तो लंबी लाइन खींचता ऐसे, ये 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एरो की लेंथ मैंने डबल कर दी। एरो की लेंथ मैंने क्या कर दी? डबल कर दी। लेकिन कोई बोलेगा 100 मीटर पर सेकंड, फिर तो पागल हो जाओगे, कैसे दिखाओगे? इसलिए इसको मैं छोटे स्मॉल में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसलिए सिंपली ऐसे दिखा देते हैं, वेलोसिटी बस ऐसे दिखा देते और बोल देते 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट इन ईस्ट डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में? 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन। तो आप समझ जाते। देखो कुछ एक क्वेश्चन कराता हूं रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, एग्जांपल्स। फर्स्ट, 5 मीटर पर सेकेंड इन साउथ डायरेक्शन, इन साउथ डायरेक्शन। दूसरा क्वेश्चन, 5 मीटर पर सेकेंड इन
नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। फोर्थ क्वेश्चन, 5 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ओके, साउथ ऑफ वेस्ट ऐसा लिखना है। तो ये क्वेश्चन लिख लो फटाफट फटाफट, समझाऊंगा कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा। आपको सिंपली, एक मिनट, ये चीज विजिबल, फर्स्ट का आंसर देखो, आपको पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे बनाना है। ईस्ट नॉर्थ, ये कौन सा था साउथ, ये कौन सा था वेस्ट। देखो अगर एकदम 45 डिग्री पे एकदम मिडल में जाऊंगा तो इस डायरेक्शन को बोला जाएगा नॉर्थ ईस्ट। इस डायरेक्शन को कौन से बोला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। अगर यहां से एकदम मिडल में आऊंगा 45 डिग्री पे तो ये हो जाएगा आपका ईस्ट वेस्ट, ये था नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट ऑफ ईस्ट। ईस्ट ऑफ वेस्ट नहीं बोलता, वेस्ट ऑफ ईस्ट बोलता। अगर मैं एकदम 45 डिग्री पे इस साइड चला जाऊं तो ये हो जाएगा नॉर्थ ऑफ साउथ या नॉर्थ साउथ। इसको सिंपली नॉर्थ साउथ बोलते हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट, इसको नॉर्थ साउथ, इसको बोलते हैं वेस्ट ईस्ट। और एकदम 45 डिग्री में, मैं 45 डिग्री की बोल रहा हूं, मतलब ये टोटल 90 होता है तो मिडल में 45 जाएगा। अच्छा, तो ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो इसे बोला जाता है वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, साउथ ऑफ वेस्ट बोल सकते हो, वेस्ट ऑफ साउथ ज्यादातर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेस्ट ऑफ साउथ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ साउथ। समझ में आया नहीं आया ये चीज। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक और ट्रिक बता देता हूं, एक और ट्रिक। ये सवाल खुद से करोगे अगर मैं एक और ट्रिक बता देता हूं कि अगर ऐसे देखें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 45 डिग्री नहीं होता तो लेट्स से यहां से ऐसे होता है 30 डिग्री पे, तो क्या करते, 30 डिग्री पे होता तो क्या करते, इसको कैसे लिखते कि 5 मीटर पर सेकेंड है, लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड। इसको कैसे रीड करोगे, इसको रीड करने का तरीका बोलता हूं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एक मिनट, विजिबल है, एक मिनट होल्ड, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यस विजिबल। तो इसको लिखोगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कोई बच्चे बोलेंगे सर याद नहीं रहता, मैं ट्रिक बताता हूं। जो भी एंगल हो ना, जो लास्ट में लिख रखा हो ना, वहां से एंगल मेजर शुरू करना। जैसे 30 डिग्री है तो यहां से मेजर कर दो। एक और एग्जांपल लेता, अगर बोलता 50 डिग्री तो 50 डिग्री में भी जो पीछे लिख रखा है वहां से मेजर शुरू करो। देखो ईस्ट इस तरफ, यहां से शुरू करो ऐसे और लाइन खींचो। क्या समझ में आया नहीं आया? और नॉर्थ की तरफ जाना है, किस तरफ जाना है, नॉर्थ की तरफ जाना है। एक एग्जांपल और क्लियरिटी के लिए लिख रहा हूं कि अगर ऐसा होता, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, अगर बोल रखा होता 5 मीटर पर सेकेंड 15 डिग्री, कितना डिग्री, 15 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अब क्या करते, 15 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ या साउथ ऑफ वेस्ट। देखो तो साउथ किधर है, सबसे पीछे क्या लिख रखा है, साउथ। तो साउथ से स्टार्ट करो, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। पीछे क्या लिख रखा है, साउथ। तो साउथ से 15 डिग्री वेस्ट की तरफ, साउथ से 15 डिग्री वेस्ट की तरफ, मतलब यहां कहीं। अरे यार ये हो गया 15 डिग्री। देखो साउथ सबसे पीछे लिख रखा है, तो साउथ से एंगल मेजर शुरू करो। और किस तरफ जाना है, वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट इधर है ना, इसलिए 15 डिग्री ऐसे कहूंगा। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? तो सारे क्वेश्चन आप फटाफट कर दोगे, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है। पहला वाला क्वेश्चन 5 मीटर पर सेकेंड, सारे क्वेश्चन एक ही डायग्राम में कर देंगे अपन, है ना। ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाक से सारे बच्चे देखो। फर्स्ट क्वेश्चन कि 5 मीटर पर सेकेंड इन साउथ डायरेक्शन, 5 मीटर पर सेकेंड साउथ डायरेक्शन। ओके, ये तो सिंपल हो गया। 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ऑफ ईस्ट,
अब ये एंगल कहीं नहीं दे रखा है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या, मिडल में। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का क्या मतलब, मिडल में, 45 डिग्री पे। नॉर्थ ईस्ट इसके मिडल में 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया सेकेंड का आंसर, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, थर्ड बोल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मैंने ट्रिक बताई थी। सबसे पीछे क्या लिख रखा है, ईस्ट। ईस्ट से एंगल मेजर करो 30 डिग्री, ईस्ट से एंगल करो मेजर, मान लो यहाँ पे 30 डिग्री। लाइट से ये कितना, 30 डिग्री। ओके, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये थर्ड का आंसर हो गया। ऐसे वेक्टर रिप्रेजेंट करोगे। अगला दे रखा है 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। लास्ट में क्या लिख रखा है, वेस्ट। तो वेस्ट से मेजर करो, किस तरफ जाना है, साउथ की तरफ। वेस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री, तो यहां से ऐसे ले लो और ये एंगल देखो 60 डिग्री। तो ये फोर्थ का आंसर हो गया। क्या आपको सारे क्वेश्चन क्लियर है ना, सब समझ में आ रहा है ना? सारे बच्चे फटाफट लिख देंगे, फटाफट फटाफट लिखो, पोज करके नोट करो, पोज करके नोट करो। समझ में आ गया? ओके, आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आप नोट कर लो। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेक्टर से रिलेटेड जो आपको दिमाग में होना चाहिए। मान लो आपके पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है ऐसे। अगर मैं इस वेक्टर को, देखो हेड इस तरफ है, देखो इसका कैप को हेड समझो। अगर मैं इस वेक्टर को 360 डिग्री घुमाऊं ऐसे, 360 डिग्री मतलब इस वेक्टर को मैं ऐसे करके 360 डिग्री घुमाऊं, या फिर 2 पाई रेडियन। 2 पाई का मतलब 360 होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन का 180, 2 पाई का 360 डिग्री। ये चीजें याद होनी चाहिए कि अगर मैं 2 पाई रेडियन से रोटेट करूं, अगर मैं एक वेक्टर को 2 पाई रेडियन से रोटेट करूं तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिख लो, सबसे पहला पॉइंट लिख लो, ऑन रोटेटिंग बाय 2 पाई रेडियन वेक्टर डज नॉट चेंज मतलब वेक्टर चेंज नहीं होगा आपका। 2 पाई से आप रोटेट करोगे तो आपका वेक्टर चेंज नहीं होगा। फटाक से पहला पॉइंट लिख लो। दूसरा पॉइंट, अगर मैं देखूं ये आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड ऐसे दे रखा था और यहां से एंगल 30 डिग्री था। ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे एंगल 30 डिग्री था। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है ना। आप क्या कर सकते हो, इस वेक्टर को, इसकी लेंथ चेंज नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इसको आप शिफ्ट कर सकते हो पैरेलल, ऐसे ऊपर नीचे कहीं भी ले जा सकते हो, आगे ऐसे भी ले जा सकते हो। बस इसका एंगल चेंज मत कर देना, यूं डायरेक्शन मत चेंज करना और इसकी लेंथ मत चेंज करना। मतलब आप इस वेक्टर को पैरेलली कहीं शिफ्ट कर सकते हो। तो सेकंड रूल क्या कहता है, ए वेक्टर can be shifted parallel to itself। मतलब आप इस खुद के रेस्पेक्ट में इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। देखो ये वाला वेक्टर मैं यहां ला सकता हूं ओरिजिन में, और यहां से मैंने 30 डिग्री एंगल चेंज नहीं किया 5 मीटर। देखो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, यहां अच्छा नहीं लग रहा। बस ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, ये और ये क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। मतलब आपका कहीं भी ला सकते हो, इसको यहां भी ला सकते हो 30 डिग्री। क्या मेरी बातें समझ में आई हैं? अच्छे से समझो। थर्ड पॉइंट, ठीक है, तो थर्ड पॉइंट सुनो अच्छे से। थर्ड पॉइंट कि द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is smaller of the two angles between the
vectors when they are joined tail to tail, when they are joined tail to tail, इसका मतलब समझाता हूं कि अगर, और एक और खास बात, एंगल होगा दोनों के बीच का वो 0 से और 180 की रेंज के अंदर होगा। मतलब एंगल 0 से लगा के 180 के बीच में होता है। एंगल किसके बीच में? 0 से 180। समझना कि मान लो ए वेक्टर ऐसे और एक अनदर वेक्टर है तो ऐसे दिखाना पड़ेगा, और बी वेक्टर ऐसे ऐसे। देखो दोनों की टेल, देखो ये रहा हेड, ये रहा हेड, ए की टेल यहां है, बी की टेल यहां है। देखो दोनों जॉइन है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो देखो ये एंगल देखा जाएगा। पीछे वाला कितना बच गया? 300। तो ये 300 काउंट नहीं किया जाएगा। तो सिंपली बोलोगे एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। बड़ा वाला एंगल नहीं लिया जाएगा। देखो टेल से टेल ज्वाइन होनी चाहिए, कंडीशन देखो, टेल से टेल ज्वाइन, बीच वाला एंगल जो 180 से छोटा हो 60 डिग्री। फिर सुनो कि द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स। जो स्मॉलर होगा वो होगा। एंड व्हेन दे आर जॉइंड टेल टू टेल, और थीटा 0 और 180 के बीच वाला लेना है। 180 से बड़ा मत लेना। ओके, आगे बढ़ते इस पॉइंट की और क्लियरिटी के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। वो एग्जांपल्स, ये थर्ड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। पहला एग्जांपल है फर्स्ट, आपको दे रखा है ए इस तरफ एंड बी वेक्टर इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल दे रखा 120 डिग्री। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। यस और नो? ये वाला 140 240 सॉरी 240 है ना, 240। ये 120 तो पीछे वाला कितना हो जाएगा? 360 माइनस 120 तो पीछे 240। देखो कौन सा एंगल, देखो दोनों की टेल मिली हुई है, ए वेक्टर और बी वेक्टर की दोनों की टेल मिली हुई है। तो ये वाला 120 डिग्री लेना है। तो एंगल कितना हो जाएगा? पहले का आंसर, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल इसको ऐसे मैथ्स में एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल क्लियर। सेकंड एग्जांपल लेते हैं अपन। सेकंड एग्जांपल नंबर सेकंड, आपको दे रखा है एक वेक्टर ऐसे और दूसरा वेक्टर ऐसे, और ये वाला एंगल दे रखा है आपको 120 डिग्री। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए एंड बी दोनों वेक्टर ऐसे। बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? ए एंड बी के बीच का एंगल क्या होगा? अब फटाक से आपको पता है कि टेल से टेल नहीं मिली हुई, तो आपको क्या करना होगा? फिर से मैं बताता हूं कि आपको शिफ्टिंग करनी होगी। देखो टेल से टेल मिलानी होगी। सबसे पहला काम टेल से टेल। 120 डिग्री गलत आंसर है, 120 डिग्री नहीं होगा। फिर से सुनो, इस ए को मैं आगे शिफ्ट कर सकता हूं, इस ए को पैरेलली आगे शिफ्ट कर सकता हूं, ए यहां ले जा सकता हूं। यस और नो? अब देखो 180 में से 120 चला गया 60 डिग्री, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा? 160 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यस और नो? 60 डिग्री। कोई बोला सर ए को शिफ्ट क्यों किया? मैं तो बी को शिफ्ट करूंगा। यस, बी को भी शिफ्ट कर सकता है। अगर कोई चाहता तो बी को इसको पैरेलल उठा के यहां से इसकी टेल से टेल मिला लो। देखो टेल से टेल ज्वाइन होनी चाहिए। देखो बी तो अभी भी 60 डिग्री। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो देखो टेल से टेल, पहली कंडीशन टेल से टेल मिली होनी चाहिए। समझ में आया नहीं आया? और 180 से कम हो वो एंगल ले लेना। ओके, एक दो एग्जांपल और कर। क्वेश्चन नंबर 3, आपको दे रखा है एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे, और दोनों के बीच का एंगल दे रखा 135 डिग्री। दिस इज वेक्टर P एंड दिस इज वेक्टर Q। तो एंगल बिटवीन P एंड Q कितना होगा? वेक्टर P एंड Q के बीच का एंगल कितना होगा? कैसे फाइंड आउट करोगे? बच्चों ने बोला सर टेल से टेल नहीं मिली, 135 तो आंसर नहीं होगा। तो मैंने बोला आप क्या करो? कोई नहीं, इस Q को शिफ्ट कर दो आगे, डॉट 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 डॉट, यूं समझो कि Q की टेल यहां आ गई। अब देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, क्योंकि 45 और 135 तो 180 होता है। 135 प्लस 45, 5504 4 कितना हो गया? 8, 180 डिग्री।
तो ना आया नहीं आया? यानी कि स्ट्रेट लाइन होती है, टोटल एंगल 180 होता है, तो इसलिए पी एंड क्यू के बीच का आंसर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो सबसे पहले कंडीशन टेल से टेल मिली होनी चाहिए, टेल से क्या मिली होनी चाहिए टेल, और दूसरी उनके बीच का एंगल जो स्मॉल हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है पी एंड क्यू के बीच का वाला ये एंगल तो 180 से ज्यादा होगा ना, 360 माइनस 45, ये भी बोल सकता हूं मैं 315 डिग्री, तो उस केस में यह आंसर नहीं होगा, सिर्फ 45 डिग्री आंसर। यस और नो? क्या यहां तक क्लियर है? समझ में आया? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने टाइप? एक काम करते हैं, ये लेक्चर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर। आप देखना एनसीईआरटी खोलना, थोड़ा पढ़ना, और अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, और नोट्स बनाते रहना, ठीक है।